कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। कैश मेमोरी और उसकी मैपिंग के बाद अब हम लोग वर्चुअल मेमोरी की बात करने जा रहे हैं। और कंप्यूटर सिस्टम में ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अलग तरह का कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में कई बार आपने सुना होगा कि भाई वर्चुअल मेमोरी कुछ होता है हमारे सिस्टम में, है ना। एक्चुअली में वो क्या होता है और वो उसकी ज़रूरत क्या थी, क्यों, किस तरह से वो काम करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसकी नीड क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ये समझेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या है ना, और वो उसका रैम या सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे हम किस तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं, या सेकेंडरी मेमोरी का रैम की तरह, और इसमें फिजिकल मेमोरी क्या है और लॉजिकल मेमोरी क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये सब छोटे छोटे टर्म्स है जिसके बारे में बार बार सुना गया है, लेकिन अगर ठीक से देखें तो कई बार इसका आइडिया होता है, कई बार इसका आइडिया नहीं होता, तो उसके बारे में हमको आइडिया मिलना चाहिए। तो अगर हम एक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर में रैम के बारे में हमको पता होना चाहिए, रोम के बारे में हमको पता होना चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हमको पता होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा सेकेंडरी मेमोरी, है ना, इसके अलावा जितने भी तरह के सेकेंडरी मेमोरी होते हैं, आपको वर्चुअल मेमोरी के बारे में पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। इसके अलावा आप सेकेंडरी मेमोरी जब आप यूज करते हैं तो सीडी ड्राइव आपके सिस्टम में लगा होता है ना। तो सीडी ड्राइव क्या होता है, और फिर सीडी क्या है, डीवीडी क्या है ना, ब्लू रे डिस्क क्या है, इन सब के बारे में एकदम क्लियरली इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ये सारा जो डिफरेंस है वो सब क्लियर होना चाहिए। तो एक एज ए कंप्यूटर इंजीनियर आप आगे क्या ले जाएंगे, है ना। तो आगे आप इन सारे नॉलेज के साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी लेकर आप आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जब आप सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में कुछ काम करने जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग वर्चुअल मेमोरी के बारे में देखते हैं। तो मेमोरी यूनिट में वर्चुअल मेमोरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो हमने पढ़ा था, यहाँ पर आप नीचे डायग्राम देखिए, मैं डायग्राम से शुरू करूंगा। ये सीपीयू का जो भी कम्युनिकेशन है सेकेंडरी मेमोरी से वो रैम के थ्रू होता है। तो कोई भी पेज अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो रैम में लोड होता है, और उसके बाद फिर रैम से वो सीपीयू में कम्युनिकेट होता है। और इसी दौरान वो जो फाइल अभी सीपीयू ने यूज किया है, रिसेंट फाइल, वो कैश में भी जाकर स्टोर हो जाता है। इतनी बात आपको याद होगी, है ना। अब फर्दर अगर सीपीयू, और उसके सीपीयू हमेशा सर्च कहाँ करता है, पहले कैश में सर्च करता है। फर्दर सीपीयू फिर से कैश में अगर वही उसी पेज को फिर से सर्च करेगा और उसको कैश में मिल जाएगा, तो उसको रैम से कम्युनिकेट करने की या सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस तरह से जो एक्सेस टाइम है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम देखो, हमारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, या सर्विस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सर्विस सॉफ्टवेयर्स, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर्स आपके जब भी वो रन हो रहे होते हैं, उसके पेजेस रैम में लोड होते हैं। तो रैम का जो मेमोरी लोकेशन है वो इन सारे सर्विसेज की वजह से धीरे धीरे बिजी होता चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत कम ऐसा स्पेस बचता है जो सीपीयू जब भी पेज की रिक्वायरमेंट करता है तो उसमें लोड हो पाए। और यही वजह है कि जब आप बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को एक साथ यूज करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो आप देखते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड फंक्शन को आप रन कराने का प्रयास करते हैं, किसी प्रोसीजर को रन कराते हैं, तो आप देखते हैं कि अब वो जो पेज लोड हो रहा है वो धीरे धीरे लोड हो रहा है। मतलब आप देखते हैं जो ऑपरेशन सिस्टम का है पूरा स्लो हो जाता है ना। तो ये स्लो क्यों हो गया? क्योंकि रैम का ज्यादातर पोर्शन तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे चल रहे हैं उसकी वजह से बिजी है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। हम जितने भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करते हैं, जब उसके पेजेस कहाँ है, रैम में स्टोर होते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे सिस्टम का जो मेमोरी काफी कम हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि रैम में स्पेस बचता ही नहीं, या इतनी कम बचती है कि वो पूरी तरह से जो सीपीयू है ना, वो फास्ट एक्सेस नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें? तो हमें कुछ और रैम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमारे सिस्टम में तो इतना ही रैम लगा है। तो इसका मतलब हमें कुछ और मेमोरी लोकेशंस को रैम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चूंकि रैम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह के मेमोरी को आप वर्चुअल मेमोरी या वर्चुअल रैम बोलते हैं।
हाँ, समझ में आ रही? तो हमारे पास अब दूसरे तरह की मेमोरी है क्या? तो रैम के अलावा एक तो हमने रोम पढ़ा था, लेकिन आपको पता है रोम में सिस्टम इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दूसरे, इसमें राइट नहीं हो सकता, मतलब आप इसको तो यूज नहीं कर सकते वर्चुअल मेमोरी की तरह, है ना? क्योंकि रैम क्या है, रैम की प्रॉपर्टी ही है, उसमें डेटा लगातार राइट भी होगा, रीड भी होगा। ऐसी कंडीशन में फिर हमने क्या किया कि भाई सेकेंडरी मेमोरी का कुछ पोर्शन आप रैम की तरह यूज कर पाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझने वाली बात है। तो सेकेंडरी मेमोरी का वह पोर्शन जिसको आप रैम की तरह यूज करोगे उसको आप बोलते हो वर्चुअल मेमोरी, और इसी का दूसरा नाम है फिजिकल मेमोरी, और ज्यादातर बार हम लोग इसको फिजिकल मेमोरी के नाम से कॉल करते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो वर्चुअल मेमोरी है, इसका सेकेंडरी मेमोरी को आपको पता है, सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के बीच के जो कम्युनिकेशन है वो रैम के थ्रू होता है। दूसरा, सेकेंडरी मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है वो बहुत ज्यादा है, सीपीयू से दूर होने की वजह से उसका एक्सेस टाइम और बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में ये जो मेमोरी, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, सेकेंडरी मेमोरी का जो एड्रेस लिखने का तरीका होगा, मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि भाई हमारा रैम है 256 MB का है, तो 256 MB का जो रैम है मेगाबाइट का, इसका मतलब ये 2 to the power 8 हुआ कि नहीं? तो 8 बिट का एड्रेस होगा रैम में। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में मान लीजिए हम छोटे छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा कितना है 2K है, तो 2K के लिए 2K मतलब 2 to the power 11 बाइट है ना, तो 2 to the power 11 बाइट का मतलब 11 बिट का एड्रेस होगा। ध्यान से समझना, तो ये 11 बिट का एड्रेस है, जबकि रैम तो 8 ही बिट का एड्रेस यूज करेगा। मतलब जो सीपीयू में जो हमारा कम्युनिकेशन होना है वो 8 बिट के एड्रेस से होना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो हमारा वर्चुअल मेमोरी है, जो यहाँ पर हमारा वर्चुअल मेमोरी है, इसका एड्रेस तो 11 बिट का होगा, लेकिन इस 11 बिट को 8 बिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो ये हमारे पास एक MMU यूनिट होती है ना? अभी आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या करता है, ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या करता है, ये जो वर्चुअल एड्रेस है उसको फिजिकल एड्रेस में, मतलब रैम के एड्रेस में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ से जो एड्रेस यहाँ जो भी बनता है वो एड्रेस रैम के एड्रेस के कंपेरेबल होता है, 8 बिट का होगा। और वो एड्रेस, ये जो पूरा हमारा है फिजिकल मेमोरी, वो डीएमए के थ्रू कम्युनिकेट करता है। डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये ऊपर लिखा हुआ है ना? तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। आप देखोगे बीच में यहाँ पर, आप ध्यान से देखो, डीएमए फिर सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज नोन एज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना? तो जैसे आपका रैम था सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता था, वैसे ये जो वर्चुअल मेमोरी है ये भी सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए, इसके लिए डीएमए की जरूरत पड़ रही है। बात समझ में आ गई? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब सीपीयू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के थ्रू वर्चुअल मेमोरी, जो सेकेंडरी मेमोरी का ये पोर्शन जिसको आप वर्चुअल मेमोरी कह रहे हैं, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है ना? तो ये वर्चुअल मेमोरी का हमारा कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। जिसने भी इसको डिजाइन किया वो ध्यान से इसको देखा समझा कि भाई हमारा रैम तो फुल हो जाएगा, फिर हम क्या करें, है कि नहीं है? और दूसरा, रैम की कॉस्ट भी काफी ज्यादा होती है, इतना सारा रैम भी आप यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, आप वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसको फिजिकल मेमोरी कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, है ना? समझ में आ गई। तो इसको कौन पूरा, इस पूरे जो ऑपरेशन है, एड्रेस ट्रांसलेशन वर्चुअल मेमोरी से फिजिकल एड्रेस में, तो एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कौन कर रहा है? एमएमयू, जिसके बारे में हमने बात किया था। इसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, है ना? ये करता है, ये ऑटोमेटिकली वर्चुअल एड्रेसेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब दूसरी बात करते हैं, तो रैम का अपना कैश होता है। ध्यान से समझना, रैम क्या है? रैम प्राइमरी मेमोरी का अपना एक कैश मेमोरी होता है। जो भी डेटा आपका रैम के थ्रू कम्युनिकेट होता है सीपीयू से, वो रिसेंट डेटा कैश में भी लोड हो जाता है, ठीक है? इसी तरह से वर्चुअल मेमोरी जो रैम का एक फॉर्म है, इसका भी एक कैश मेमोरी होता है। ये फिजिकल मेमोरी का कैश कहा जाता है, और इसको एक नाम दिया गया है लॉजिकल मेमोरी। क्या कहा गया है इसको? लॉजिकल मेमोरी कहा गया है। मतलब अब डीएमए से जो एड्रेस जनरेट हुआ वही, अब ये मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर अगर आप कहें तो यही रैम है हमारा, है ना?
और इस रैम से जो सेकेंडरी मेमोरी में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है रैम के थ्रू, तो रैम पर डेटा आएगा, फिर कहाँ चला जाएगा, सीपीयू को चला जाएगा, और वही रिसेंट डेटा आपका लॉजिकल मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ये आपका कैश है। कैश का मतलब ये स्टैटिक मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बना है, मतलब इसका एक्सेस बहुत ही फास्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो पेजेस कहाँ लोड होंगे, यहाँ पर लोड होंगे। और एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें है पेज मैप टेबल का, जो भी पेजेस यहाँ पर लोड हो रहे हैं उसके एड्रेसेस पेज मैप टेबल में लोड होते जाते हैं। तो जब भी सीपीयू किसी पेज को लॉजिकल मेमोरी से सर्च करेगा, ध्यान से समझना, तो वो एक्चुअली में इमीडिएटली पेज मैप टेबल में सर्च किया जाता है। मतलब लॉजिकल मेमोरी पहले पेज मैप टेबल में ये सर्च करेगा कि वो पेज कौन से एड्रेस पर लोड है, और जिस एड्रेस पर लोड होगा वो डीएमए और वर्चुअल मेमोरी का कॉम्बिनेशन, मतलब रैम के वर्चुअल रैम के उस पोर्शन पर उस वैल्यू से उस डेटा को उठाएगा और सीपीयू उस डेटा को यूज करेगा। कितनी बात समझ में आ गई? लेकिन अगर वो है ना, तो इसमें है ना, अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं मिलता है, आप ध्यान से ये भी समझना, अगर सीपीयू ने पेज को सर्च किया और वो अवेलेबल नहीं मिला, या पेज को सर्च किया, पेज यहाँ मिल तो रहा है लेकिन उस पेज मैप टेबल में वो ठीक से मैप नहीं किया है, ऐसी कंडीशन में कुछ एरर जनरेट होता है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पेज फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। इसको यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, है ना। तो ये हमारा फिजिकल मेमोरी है, जो मान लीजिए ये इतना पोर्शन हमने यहाँ पर यूज किया था, तो ये इसको आप वर्चुअल मेमोरी या फिजिकल मेमोरी करें, जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये हमारा फिजिकल मेमोरी है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, है ना। और ये हमारा लॉजिकल मेमोरी है, मतलब फिजिकल मेमोरी का ये कैश है ना। ये फिजिकल मेमोरी का कैश, इसको आप लॉजिकल मेमोरी कर रहे हैं। और जो भी कंटेंट फिजिकल मेमोरी और लॉजिकल मेमोरी के बीच में स्टोर है, उसका पूरा एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, पेज मैप टेबल में स्टोर होता है। और पेज मैप टेबल अगर करेक्टली मैप्ड होगा, तो ये देखो, ये 1 बिट का, ये 1 बिट इंफॉर्मेशन है, जो अगर आपका पेज मैप टेबल करेक्टली मैप्ड होगा, ये वैलिड बिट जनरेट करेगा, और अगर करेक्टली मैप्ड नहीं होगा तो ये इनवैलिड बिट जनरेट करेगा। इनवैलिड बिट हम ये भी बता देते हैं, वैलिड बिट का मतलब 1 और इनवैलिड बिट का मतलब 0 होता है। नॉर्मली ये होता है कि अगर यहाँ पर 1 है, हाई लॉजिक, मतलब ये ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या होता है, मतलब करेक्टली मैप्ड। अब फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स मतलब 0। तो अगर 0 होगा मतलब फॉल्स होगा, मतलब करेक्टली मैप्ड नहीं है, उसको बोलेंगे इनवैलिड, आई से डिनोट करते हैं। तो हम जब वर्चुअल मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं, उसमें हम वी और आई टर्म यूज करते हैं थ्योरेटिकली, है ना। प्रैक्टिकली ये 0 या 1 से रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखिए, तो सेकेंडरी मेमोरी, ये जो नीचे हमने कॉर्नर में बनाया, ये वर्चुअल मेमोरी है, और ये जो ABCDEFGHI लिखा हुआ है, ये सेकेंडरी मेमोरी के डेटा है। बात समझ में आ रही है? तो मान लो जब सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा था, उस समय वर्चुअल मेमोरी मतलब फिजिकल मेमोरी, है ना, में डेटा A, फिर डेटा B नहीं, डेटा E जो आपको दिखाई दे रहा है, डेटा C और डेटा G का ट्रांसफर हुआ। और तो वो जो डेटा थे वो रिसेंटली इसमें भी आपके आगे लॉजिकल मेमोरी में भी स्टोर हो जाएंगे। तो लॉजिकल मेमोरी में मान लीजिए जो आपका डेटा A है ना, वो यहाँ 0 एड्रेस पर स्टोर हो गया। जो डेटा E है वो आपका 4th एड्रेस पर स्टोर हो गया। डेटा C है वो आपका 2 एड्रेस पर स्टोर हो गया, और डेटा G है वो कहाँ स्टोर हो गया, आपका 6 एड्रेस पर स्टोर हो गया। और ये सब फिजिकल मेमोरी में कहाँ है, 10 पर है, 7 पर है, 4 पर है और 2 पर है। तो पेज मैप टेबल में इसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से स्टोर होगी। ठीक है, तो 0 एड्रेस, लॉजिकल मेमोरी का 0 एड्रेस जो एड्रेस है ना, और पेज मैप टेबल का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा। ठीक है, और उस कंडीशन में लॉजिकल मेमोरी के उस एड्रेस पर सेकेंडरी मेमोरी के जिस एड्रेस का डेटा स्टोर्ड है, कौन से एड्रेस का, एड्रेस 2 है, 2 का डेटा A लॉजिकल मेमोरी में स्टोर्ड है, तो वो एड्रेस जो 2 है दैट विल बी मैप्ड इन पेज मैप टेबल। ये लॉजिकल मेमोरी और पेज मैप टेबल का जो एड्रेस है वो सेम रहेगा,
और उसमें जो जो हमारा डेटा है वो लॉजिकल मेमोरी में स्टोर होगा फिजिकल मेमोरी का, और फिजिकल मेमोरी का जो एड्रेस है वो पेज मैप टेबल में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल दूसरा लेते हैं जैसे ई है ना, तो ई जो हमारा डेटा है वो फिजिकल मेमोरी के 4 में अवेलेबल है। तो जब ये लोड किया गया है तो जो 4 है वो कहाँ स्टोर होगा, पेज मैप टेबल में, और जो उसका डेटा है उसके करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब 4 पर यहाँ है वही 4 एड्रेस आपको यहाँ भी मिलेगा, 4 एड्रेस पर वही डेटा ई यहाँ पर स्टोर होगा। इसी तरह से 7 और सी की बात करूं है ना, तो जो सी डेटा है वो लॉजिकल मेमोरी के 2 एड्रेस पर स्टोर हुआ है, तो पेज मैप टेबल के 2 पर ये जो सी डेटा था उसका जो एड्रेस है 7 वो स्टोर हो जाएगा। और इस तरह से आप ये जी और 10 की बात भी कर सकते हैं। जी डेटा कहाँ स्टोर हुआ है, लॉजिकल मेमोरी के 6 पर, तो लॉजिकल मेमोरी का जो पेज मैप टेबल का 6 है वहां पर फिजिकल मेमोरी का एड्रेस 10 स्टोर हो जाएगा। और जब भी ये करेक्टली मैप्ड है, आपने देखा है सब करेक्टली मैप्ड है, तो उसके लिए वैलिड बिट जनरेट हो रहा है। लेकिन अगर कोई करेक्टली मैप नहीं, या कोई डेटा मैप ही नहीं हुआ, जैसे 1 एड्रेस है उस पर कोई डेटा मैप नहीं हुआ पेज मैप टेबल में, तो उसके लिए क्या जनरेट हो रहा है, इनवैलिड बिट जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से आप एग्जाम में इसको बनाइएगा। इतना वर्चुअल मेमोरी जब आएगा तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बात समझ में आ रही है। और इसमें जब भी आप बात करेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या है, क्या करता है, क्या उसकी जरूरत है, तो वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में एकदम क्लियरली आपको मिल गई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो है ना, इस वीडियो को बार बार पीछे जाकर देखिए, आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है या नहीं? मेरे ख्याल से तो एकदम आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो जो बेनिफिट है वर्चुअल मेमोरी के वो क्या है, एक तो ये शेयर्ड मेमोरी स्पेस यूज करता है, मतलब सेकेंडरी मेमोरी का जो पोर्शन है वो सेकेंडरी मेमोरी का जो पोर्शन है उसको रैम की तरह यूज करता है। तो शेयर्ड मेमोरी स्पेस को ये क्या करता है, मैनेज करते हुए ये एप्लीकेशंस को। दूसरा क्या है, इसकी वजह से जो आपका मेमोरी प्रोटेक्शन भी को भी अलाउ कर रहा है। तीसरी चीज क्या है, ये जो हमारे पास एक्चुअली में फिजिकली जितना मेमोरी अवेलेबल है ना, जो भी हमारे पास है ना कॉन्सेप्चुअली, उससे ज्यादा मेमोरी यहाँ पर यूज होती हुई दिखाई देती है। तो जैसे मान लो रैम हमारा है क्या 2 GB का है ना, और हमने क्या कर दिया 256 MB का एक वर्चुअल मेमोरी हमने क्रिएट कर दिया। हालांकि ये छोटी ही जगह है लेकिन ये बहुत काम करता है ना, तो ये भी आपका रैम का एक छोटा सा पोर्शन अलग से हो गया। एक्चुअली में ये क्या है, इल्यूजन प्रोवाइड करता है यूजर्स को। इल्यूजन मतलब होता है आपका इमेज, मतलब फील कराता है, फील इस तरह से कराता है कि रैम हमारे पास बहुत ज्यादा अवेलेबल है। भाई ये तो भर ही गया है, फिर भी आपका रैम का काम इतने बढ़िया से चल रहा है कि कभी ये फील ही नहीं होता है कि रैम हमारे पास कम है कि नहीं है। ये वर्चुअल मेमोरी की वजह से होता है। तो अगर इन शॉर्ट देखें तो 2 काम ये करता है, एक तो जो हमारा है ना फिजिकल मेमोरी है वो इसको एक्सटेंड करता है, मतलब रैम को एक्सटेंड करता है कुछ वर्चुअल रैम की सहायता से। और दूसरा है हमारा जो वर्चुअल एड्रेसेस हैं उनको फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आप जो ट्रांसलेशन की सहायता से आप वर्चुअल मेमोरी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली आप उतना ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं कि इसके जो कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से ना एक्सेस टाइम और बढ़ जाए, कई बार ऐसा हो जाता है। तो उतना ही हमको वर्चुअल मेमोरी रखना चाहिए जिससे सिस्टम का काम भी बढ़िया से चले और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो इन सारी चीजों को आप एग्जाम में लिख कर आइएगा, मेरे ख्याल से यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या होती है, एक तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी बात रखिएगा। कमेंट बॉक्स, अब कमेंट कुछ आते भी रहते हैं, मैंने देखा हुआ है। दूसरा, आप इस ईमेल आईडी VEUHVRAMKSHARMA@gmail.com पर अपनी बात रख सकते हैं, है ना। इसके थ्रू जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत सारी बात हमारी आपकी हो पाएगी, है ना। और अगर बहुत इमरजेंसी हो तो फिर आप इस ईमेल आईडी जो गिवन है ramkrishan.tp@gmail.com इस पर भी बात रख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम वर्चुअल मेमोरी के पेज फॉल्ट के बारे में बताएंगे। तो अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।